नमस्कार। कितने हैं सांचे उसके घर, रूप गढ़े एक से एक, कहीं लाज से झुकी पलकें, कहीं रौद्रता का परिवेश। नवलतिका सी चंद्र छटासी, स्वर्ण कलश अमृत घट एक, रूप अप्सरा या रण दुर्गा, नारी तेरे रूप अनेक, नारी तेरे रूप अनेक। नारी परिवार की धुरी है जो घर और परिवार को समेट कर चलती है, और ये सच है कि समाज में जितनी आवश्यकता एक पुरुष की है उतनी ही आवश्यकता नारी की भी है। मगर आज नारी को दोयम दर्जे पर रखा जाता है। समय बदला है, युग बदला है, लोग बदल रहे हैं और लोगों के सोच में भी परिवर्तन आ रहा है, और अब नारियां अपने अधिकार को समझने भी लगी हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं महिला समानता के बारे में। बतौर विषय विशेषज्ञ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बलविंदर कौर जी को, लेबर लॉ से, और साथ ही साथ हैं श्रीमती प्रियंका धर जी, आप फैमिली लॉ से हैं। आप दोनों HNLU रायपुर से हैं और आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि मैडम आज का विषय है महिला समानता के बारे में, तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि महिला में समानता के अधिकार से क्या समझते हैं लोग। इस प्रश्न का मैं उत्तर इस तरह दूंगी, जब हम समानता की बात करते हैं तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे जाऊंगी जो भारत का संविधान है जी। और भारत का संविधान हम देखते हैं 1950 का है। तो वहाँ पे यदि हम देखें प्रियम्बल जो है वो जस्टिस की बात करता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो हमारी सोशल जस्टिस है उसकी बात करता है। तो एक तरह से देखें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात करता है, तो न्याय देना है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं है, जब प्रस्तावना पत्र ही यही कहता है कि जस्टिस देनी है, न्याय देनी है, तो वहाँ पे ये नहीं बात है कि पुरुष को न्याय देना है या स्त्री को न्याय देना। तो ये तो प्रस्तावना की बात हुई। तो इट मीन्स कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों को एक जगह पे रखता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एज फार एज फीमेल कंसर्न, एज फार एज वुमेन कंसर्न, तो समानता की बात करता है। फिर यदि आप संविधान के प्रोविजंस देखें, अनुच्छेद देखें, कुछ अनुच्छेद हैं जो कि स्पेशली वुमेन के लिए हैं। तो अब यदि हम देख लें आर्टिकल 14 को ले लें या अनुच्छेद 14 को ले लें, तो वो समानता की, सारे लोग समान हैं, कानून के सामने सारे समान हैं। तो वहाँ पे कहीं ये नहीं है कि ये स्त्री है तो इसको ऐसा मिलना चाहिए या पुरुष है तो ऐसा मिलना है। फिर जब आप अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 की को देखते हैं, वहां पे ये लिखा हुआ है कि लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान सबको समान है। तो ये नहीं है कि ये स्त्री है तो लिंग के भेद पे आप कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, तो वो है। उसके बाद हम बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कि मैं विस्तार में नहीं अभी बता सकती, बट लेकिन ये मैं आपको बोलूँगी, जैसे आर्टिकल 40 है, मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ की बात करता है, पंचायती जो संस्था है वहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो 39 है हमारे पास जो इक्वल रेम्युनरेशन की बात करते हैं। तो संविधान में ही ऐसे प्रोविजन हैं स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो कि समानता की बात करता है। जब ये सब संविधान में ये समानता की बात करते हैं, तो प्रियंका जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, महिलाओं में समानता की अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। जी, संविधान, जैसा मैम ने सही बताया कि 1950 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। संविधान में तब जो भी लिखा गया था और जो हमारे संविधान बनाने वाले जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये सोचा था कि हमारे भारतवर्ष में महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। पर उसका एक ग्राउंड लेवल पे एनफोर्समेंट करना और वो महिलाओं को हक दिलाने में आज भी हम सक्षम ठीक से नहीं हो पाए हैं। तो हम महिलाओं की बात इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि ये सब लॉज हमारे पास हमेशा से थे, पर इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे महिलाओं को हम कभी बेनिफिट दे ही नहीं पाए। इसीलिए आप देखेंगे संविधान के बनने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे कानून थे जो 1956 में बने, जैसे या 1970 में, 1973 में। तो उस लॉ में भी हमने देखा कि वो लॉज भी डिस्क्रिमिनेटरी थे महिलाओं के प्रति कंपेयर टू मेन। पुरुष के कंपैरिजन में पुरुष को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था। तो ये सब जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज हैं, इनको फेस कर रहे हैं हम, और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि महिलाओं की हम बात करें और हमें उन्हें इक्वल राइट देने की कोशिश करें।
तो ऐसे कौन कौन से कानून थे जो पुरुषों को ज़्यादा क्षेत्रों में आगे बढ़ाते थे और महिलाओं को पीछे कर देते थे? हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगी। जैसे हमारे पास हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, तो ये जो लॉ है इसमें पहले 2010 से पहले एक शादीशुदा महिला अपने पति की परमिशन के साथ भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, बल्कि एक शादीशुदा पुरुष अपने पत्नी की कंसेंट से अडॉप्ट कर सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था और ये लॉ 1956 में बना था। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि मैम ने कहा 1950 में बना। आर्टिकल 14 अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 15 1950 में था। फिर भी एक लॉ जो 1956 में बना वो फिर भी डिस्क्रिमिनेटरी था। ये मैं आपको सिर्फ एक लॉ का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैम आपको ऐसे और ढेर सारे लॉ बताएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे महिला और पुरुष का सामान्य तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है लॉज के बेसिस पे। मैं मैडम से जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन से हैं जो लॉज के बेसिस पे नहीं किया जाता है? देखिए मैडम, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, जो यदि आप श्रम कानून की बात करें तो श्रम कानून में यदि हम दूसरे इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है हमारे पास, जो कि हमारे पास अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 घ के बेसिस पे हमारे पास इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है। अब इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट का यदि उद्देश्य हम देखें तो उसमें यही है कि यदि एक कार्य को एक पुरुष और स्त्री दोनों कर रहे हैं तो उसके लिए दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। तो वहाँ पे कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी का अनुच्छेद 39 घ कहता है कि आप समान वेतन देंगे समान कार्य के लिए। उसके बेसिस पे हमारे पास इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट बन गया। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सेम वे यदि आप और सारे लॉज देखेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट देखेंगे, तो मुझे लगता है कि जब हम श्रम कानूनों की बात करते हैं तो लगभग सारे श्रम कानूनों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। तो समानता उन लोगों को दोनों को दी जाती है और एक जैसे उनके लिए कानून बनाए गए हैं, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते नहीं इम्प्लीमेंट कुछ तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन की बात यदि हम करें तो ये तो सत्य है। ये मतलब हम इस चीज़ को मतलब ये भी कहते हैं, मानते भी हैं कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किसी भी कानून का उतनी अच्छे से नहीं हो सकता। तो जैसे कामकाजी महिलाओं की यदि हम बात करें तो कामकाजी महिलाओं के लिए कानून में क्या प्रावधान है? देखिए, कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत सारे हमारे पास प्रावधान है। यदि आप देखें, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, तो हमारे पास दो क्षेत्र हैं। असंगठित, जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, और एक दूसरे संगठित हो गया जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। कुछ तो लेबर लेजिस्लेशंस हैं, जैसे हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात करें, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की बात करें, या फिर हम मिनिमम वेजेस की मिनिमम वेजेस तो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज दोनों पे इम्प्लीमेंटेड है। कुछ ऐसे हैं जो कि केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर पे हैं, और कुछ ऐसे लॉज हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे हैं। जैसे टेक एन एग्जांपल, हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात करें तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तो पहले ये था कि केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही इम्प्लीमेंट होगा, बट ये अब ये हैं, कई स्कीम्स हैं हमारे पास, कई ऐसे हैं जो कि असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको भी यदि वो मैटरनिटी रिलीफ चाहिए तो स्कीम्स हैं। प्लस अनऑर्गेनाइज जो है हमारे पास सिक्योरिटी एक्ट है जिसके अंतर्गत उनको मैटरनिटी रिलीफ मिल सकता है। तो श्रम कानून में, जहाँ पे भी श्रम कानून की बात है, तो श्रम कानून में कहीं पे भी ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अच्छा, तो ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो लोग ये बात नहीं जानते हैं वो इस बात को समझ लें कि उनके लिए भी ये कानून है कि वो मैटरनिटी लीव में अपना इस कानून को लगा के अपना प्रावधान से फायदा ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। और एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैडम, जो अधिकतर आजकल जो चल रहा है, जैसे अगर कोई महिला है वो किसी न किसी तरह से प्रताड़ित हो रही है या कुछ हो रहा है, और या उसका पति ने उसे छोड़ दिया, तलाक दे दिया है उसे, तो क्या कानून में उसके लिए भी कोई प्रावधान है कि उसको कुछ मिले कानून, या उसको किसी तरह का वो दे, सपोर्ट, हेल्प करे? मैम, जब आप महिलाओं की तलाक की बात करते हैं कि उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया या तलाक दे दिया, तो अब इसके लिए दो अलग अलग कानून है। अगर आप तलाक की बात करें, और मैडम इस एक बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि ये तलाक में मैं तीनों सभी एक्ट के बारे में जानना चाहूंगी। जो हिंदू एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है, और मुस्लिम एक्ट में क्या प्रावधान है, और क्रिश्चियनिटी एक्ट में क्या प्रावधान है? तो मैम, जैसे अगर आप ये दो एक अलग
क्वेश्चन से दो अलग हैं। जब एक महिला को तलाक दिया जाता है और एक महिला को उसका पति छोड़ देता है। जी। अब जब हम तलाक की बात करते हैं, जैसे हमारा देश अनेक धर्मों से अनेकता में एकता का प्रतीक है हमारा देश। तो हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट में ही डिवोर्स का भी प्रावधान है। मुस्लिम्स के लिए उनका पर्सनल लॉ है और उसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है जो 1939 में बना था। क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट अलग से है। पारसीस के लिए अलग। क्या प्रावधान है महिलाओं के लिए? अब जब हम हिंदूज की बात करते हैं तो हिंदू महिलाओं के पास डिवोर्स के लिए एक स्पेशल ग्राउंड भी है सेक्शन 13 में और एक कॉमन ग्राउंड है जो पति पत्नी के पास दोनों है। अब जैसे महिलाएं हैं, अगर उनका पति जैसे उन्हें छोड़ देता है, डेजर्शन करता है जो हिंदू लॉ में कहते हैं, कम से कम 2 साल का वो डेजर्शन दिखाना है। तो तब आपको तलाक मिल सकता है। मतलब आप 2 साल तक अपने पति से अलग रहें और ये दिखाएं कि आप उनके साथ उनकी नहीं जम रही है, उसके बाद फिर ये होगा। ये जमने वाली बात नहीं है। यहाँ डेजर्शन का मतलब है आपका पति आपकी बिना सहमति के आपको छोड़ के चला जाता है। अच्छा। जैसे हमारे देश में तलाक लेना आसान नहीं है, उसमें बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत का काम है वो। तो जैसे बहुत सारे लोग अपनी बीवियों को परेशान करने के लिए बोलते हैं हम तुम्हें तलाक नहीं देंगे और छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो उन केसेस में जो महिला है वो दिखा सकती है उसका पति उसे 2 साल से छोड़ चुका है। दूसरा एक ग्राउंड अडल्ट्री का है और एक क्रूअल्टी का ग्राउंड है। तो बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिसपे महिला और पुरुष दोनों तलाक ले सकते हैं और महिला के पास कुछ स्पेशल ग्राउंड्स भी होते हैं इस लॉ के अंडर। अब मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो वो सिंस अपने पर्सनल लॉज से गवर्नड है, उनका जनरली अनकोडिफाइड लॉ है। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है वो एक लॉ है, उसके बाद उसके अलावा वो शरिया एक्ट से भी गवर्न होते हैं। तो मुस्लिम जो महिलाएं हैं अगर उनको उनका पति छोड़ के चला जाता है, उनको भी दिखाना है इस एक्ट के अनुसार कि कम से कम 2 साल तक उनके पति ने उन्हें मेंटेन नहीं किया, तो वो जाके कोर्ट में डिवोर्स ले सकती हैं और मेंटेनेंस की भी मांग कर सकती है। तो बात ऐसी है, हमारे देश में आपके धर्म के हिसाब से लॉज हैं और कानून बताएगा बेसिकली आपके धर्म के हिसाब से कि आप कैसे अपने पति के से आप कोई बेनिफिट ले सकती हैं और लॉ उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएगा। तो वो नियम और वो कानून बने हैं महिलाओं के लिए कि अगर किसी भी तरह से वो अपने पति से अलग हो रही है या छोड़कर उसका पति चला गया है या फिर वो तलाक ले चुकी है, तो इस तरह के वो कानून का उपयोग करके वो उसका लाभ ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है मैडम कि कानून में जो मैटरनिटी लीव है उसके लिए क्या प्रावधान है महिलाओं को? देखिए, मैटरनिटी लीव जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमारे पास है 1961 का है और 27 मार्च 2017 को उसको अमेंडमेंट संशोधित किया गया। पहले जो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ था वो 12 वीक का था, 12 सप्ताह का था, बट आफ्टर 2017 के संशोधन के बाद इसको 26 वीक्स कर दिया गया। 26 सप्ताह के लिए 8 सप्ताह आप बिफोर बच्चे के जन्म के और 8 सप्ताह आफ्टर बच्चे के जन्म के बाद आप उसको अवेल कर सकते हैं। और प्लस सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा पहले जो था सरोगेट मदर और एडॉप्टिव मदर हमारे इंक्लूडेड नहीं थे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में। और इस अमेंडमेंट से, इस संशोधन से एडॉप्टिव मदर और कमिशनिंग मदर दोनों को इंक्लूड किया गया है। उनको 12 वीक्स का जो है मैटरनिटी रिलीफ दिया गया है। तो एक ये बहुत अच्छी बात हुई है हमारे मैटरनिटी जो कामगाजी महिलाओं उनके लिए बहुत है। और प्लस इसमें और एक अच्छी बात ये है कि नर्सिंग ब्रेक, कि यदि कोई मदर है वो अपने कामकाजी है, वो अपने बच्चे को फीड कराना चाहती है, उसको ऐसा प्रावधान है इस एक्ट में कि वो 15-15 मिनट का एक दिन में 2 टाइम ब्रेक लेके अपने बच्चे को फीड कर सकती है, अपने बच्चे की देखभाल कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे 10 हफ्ते पहले उसको प्रेग्नेंट है और उसको लग रहा है कि वो कोई ऐसा कठिन काम नहीं कर सकती है, तो वो अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर सकती है और कह सकती है कि मुझे कोई लाइट वर्क दिया जाए, ऐसा वर्क दिया जाए जिसमें कि मैं उसके जो मतलब बच्चे हैं जो यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसमें वो बाधक ना हो वो काम। तो ये सब बहुत प्रोविजंस हैं कामकाजी महिलाओं के लिए। तो हमें लगता है एक तरह से बहुत सारे कानून हैं और मेन जो मुझे लगता है समस्या है वो इस चीज़ में है कि हम जागरूक नहीं हैं।
जी जी। जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। कानून हमारे पास बहुत हैं, तो जागरूकता की कमी है मुझे। मैडम, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के संबंध में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है कानून में? जी मैम, भरण पोषण के लिए भी हमारे पास हर धर्म के हिसाब से कानून है। तो जैसे हिंदू महिलाओं के लिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भरण पोषण जो प्राविधान है, वो सेक्शन 18 में साफ साफ ये कहता है एक महिला जो है अपने पति से अलग रह के भी उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है अगर उसका पति अडल्टरी कर रहा है या क्रूरटी कर रहा है या एक दूसरी महिला को घर पे रख रहा है या किसी और दूसरी शादी कर ली है। तो ये एक लॉ है। एक कॉमन लॉ जो हमारे पास है जो सब धर्म की महिलाओं के ऊपर लागू होता है, वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसको हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं कॉमनली। ये क्या होती है दंड प्रक्रिया? ये जो लॉ है इस पे बहुत डिबेट हुआ है, शाहबानों से लेकर डिबेट हुआ है, ये सुना होगा सब, ये सबको पता है। हमारे दर्शकों को बताइए क्या है ये। तो 125 ऑफ सीआरपीसी जो है ये एक ऐसा बेनिफिशियल लॉ था जो सरकार ने बनाया था 1973 में कि हर धर्म की महिला को अपने पति से अगर वो अलग रह रही है, कोई जेन्युइन कारण है या उसका पति उसे तलाक दे देता है, तो उसे गरीबी की अवस्था में ना जीना पड़े या उसे भीख मांग के ना जीना पड़े या उसे कोई ऐसा काम करके ना जीना पड़े जो वो कभी नहीं करती। तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्राविधान बनाया। तो इस लॉ के अंडर चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप मुसलमान हैं, या आप किसी धर्म की महिला हैं, या आप बच्चे हैं, या आप बूढ़े माँ बाप हैं, आपके पास ये हक है कि आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अब मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम जो बहनें हैं हमारी, उनके लिए परेशानी ये हो जाती थी कि उनका जो हमारा पर्सनल लॉ था, उनका पर्सनल लॉ स्पेसिफिकली ये बोलता है कि एक मुस्लिम महिला को जब उनका पति तलाक दे देता है तो उन्हें सिर्फ इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस मिलेगा। तो जब ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन या ये सबको लॉ बना तो मुस्लिम महिलाएं, हमारी जो मुस्लिम बहनें, वो इसमें केस करने लग गई। पर जो पति थे वो शायद अपनी बीवियों को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते थे, जिस कारण से केस बहुत सारे हुए। फाइनली शाहबानो, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, लैंडमार्क जजमेंट है 1985 का, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा मुस्लिम बहनों को भी हक है 125 धारा 125 के अंडर मेंटेनेंस लेने का अपने पति से। उसके बाद एक लॉ बनाया गया 1986 में। लेकिन अगर आज की डेट में आप मुझसे पूछें, अगर मैं अभी इन सब केसेस में टाइम ज़्यादा ना लेते हो, आज की डेट में आप मुझसे पूछें तो आज की डेट में मुस्लिम बहनें हर दूसरी महिला की तरह 125 धारा 125 सीआरपीसी के अंडर अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती हैं। और वो मेंटेनेंस ऐसी होनी चाहिए जो उनको एक इज्जतदार जिंदगी के लिए, उनकी इज्जतदार जिंदगी के लिए काफ़ी हो। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति बस एक मजाक के लिए कुछ पैसे दे रहा है और वो बस हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है, जो बच्चे हैं, जो माइनर्स हैं, बेसिकली 18 साल से कम के बच्चे हैं, वो भी जैसे अगर उनके पिता उन्हें छोड़ के चले गए हैं तो लड़की लड़का एक समान अपने पिता से इसके अंदर मेंटेनेंस मांग सकता है। जी, कानून तो बहुत बने हैं और कानून बन भी रहे हैं, लेकिन अभी भी मतलब पुरुषों के द्वारा या फिर कहें कि घर की चार दीवारी के अंदर भी हिंसाएं हो ही रही हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि घरेलू हिंसा से क्या तात्पर्य है, और महिलाएं कहीं ना कहीं प्रताड़ित तो हो ही रही हैं। बलविंदर जी, देखिए, जैसे आपने कहा हमारे पास कानून तो हैं, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो या किसी भी वायलेंस की हम बात करें, या आप रेप ले लें या फिर दूसरे ऑफेंसेस ले लें, ये हो रहे हैं। बट हमारी महिला बहनों को या महिलाओं को जागरूकता की आवश्यकता है। वो जागरूक हों, उनके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनके प्रति जागरूक हों और देखें कि किस तरह वो उसको रिलीफ ले सकती हैं, कानून के उसमें दायरे में आ सकती हैं। तो जागरूकता कहीं ना कहीं मुझे लगता की कमी, मुझे लगता है कि जो महिलाओं के उत्पीड़न, लोगों के सोच में परिवर्तन होना चाहिए, इंसान को जागरूक होना चाहिए और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति कहीं ना कहीं बातें करनी चाहिए, घर की चार दीवारी से निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहाँ पर वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकती है। जी, जाते जाते मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी बलविंदर जी कि मजदूर महिलाओं के लिए कौन कौन से अधिकार हैं, हमारे दर्शकों को एक बार बताइए।
देखिए, मजदूर महिलाएं जो हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि दो क्षेत्र हैं हमारे पास, संगठित और असंगठित। जी। कुछ कानून हैं जो केवल संगठित क्षेत्र पे लागू होंगे, कुछ कानून हैं जो असंगठित क्षेत्र पे लागू होंगे। जैसे महिलाएं हैं, एक तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की मैंने बात की, उसके बाद कई महिलाएं हैं जो माइंस में काम करती हैं, तो वहाँ पे ये रेगुलेशन है कि आप किसी भी महिला को माइंस में या खाद्यान्न में वो नीचे जाके काम नहीं करेगी। फिर हमारे पास एक ऐसा कानून है, श्रम कानून है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन, जिसमें ये कहा है कि किसी भी महिला से आप 9 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं ले सकते। फिर ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, भले वो संगठित में हैं असंगठित में, उनको रेगुलेट करने के लिए तो वहाँ पे प्रावधान है। फैक्ट्रीज एक्ट है हमारे, जिसमें प्रावधान है, क्रच का प्रावधान है कि यदि किसी जो महिला है उसका छोटा बच्चा है तो वो अपने बच्चे को अपने कार्य जहाँ पे काम काज क्षेत्र है वहाँ रख सकती हैं, उसका प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि कानून तो बहुत हैं, बट जहाँ उत्पीड़न की बात आती है, यहाँ जहाँ पे ये चीज़ें बातें आती हैं कि क्यों हमारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है वो यही है कि कहीं ना कहीं जागरूकता, अवेयरनेस की कमी है। क्योंकि यदि हम पढ़ें, मुझे लगता है कई ऐसी औरतें होंगी, महिलाएं होंगी जो कि बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जो मजदूर हैं, जहाँ पे ठेकेदार बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वहाँ पे वो कार्य करती होंगी, बट उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी कि उनको भी मैटरनिटी रिलीफ मिलता है उस कानून के अंदर, बट उनको जागरूकता नहीं है। तो ये बताने के लिए भी एक कानून होना चाहिए कि जो लोग जिस जगह पर काम कर रहे हैं, या उनको उस तरह की एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यशाला लगाई जाए, या उन्हें बताया जाए कि भाई आपके ये अधिकार हैं, आप इस चीज़ को जानें। और जहाँ जहाँ लोग अगर इस बात को जानेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में परिवर्तन आएगा, विचारों में। जी प्रियंका जी, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, आप फैमिली लॉ से हैं, तो हम क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को अपने सोच में क्या परिवर्तन करना चाहिए? मैं जाते जाते एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि मैं बहुत टाइम से अब फैमिली लॉ देख रही हूँ और बच्चों को पढ़ा रही हूँ। फैमिली लॉ में मेजर प्रॉब्लम ये है कि महिलाएं अपने हक का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करती। हम देख रहे हैं लोग, बहुत सारी महिलाएं हैं जो मिसयूज़ कर रही हैं अपने लॉज का, और बहुत सारी ऐसे हैं जो अपने हक के लिए बात भी नहीं कर रही हैं, और उन्हें ये लगता है कि अगर वो अपने हक के लिए खड़े होकर लड़ाई करेंगी तो उनके परिवार वाले क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, और वो उसी कारण से उस सेटअप में जहां उनका पति और उनके शायद ससुराल वाले उन्हें प्रताड़नाएं दे रहे हैं, वो कंटिन्यू करती है रहने के लिए। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि उन्हें जागरूक, जैसे मैम ने कहा, सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, और ये सोचना कि समाज क्या सोचेगा और ख़ुद को तकलीफ़ देना, मेरे हिसाब से ये आज की डेट में सबसे गलत काम है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है मेरे हिसाब से। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल प्रियंका धर मैडम ने जैसे कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से कि हाँ, आपकी यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो रहा है, या आपको लग रहा है कि आपके जो अधिकार हैं आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप अवेयर होइए उनसे, या आप पहले जागरूक होइए कि आपके अधिकार क्या हैं। फिर जो फॉरम है, जो आपको लगता है इस फॉरम में आपको रिलीफ मिल सकता है, वो आप उस फॉरम को अप्रोच कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ फैमिली लॉ, इन केस ऑफ अ लेबर लॉ, इन केस ऑफ अ रेप ऑफेंसेस जो हैं, उसमें एक फॉरम है जहाँ पे आप जाएं। सबसे पहले तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना होगा, और फिर आपको लगता है कि जो आपको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, तो फिर आप उस प्रॉपर फॉरम में जाके अपने रिलीफ के लिए आप उसको कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर बलविंदर कौर जी और श्रीमती प्रियंका धर जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी महिलाओं की समानता के बारे में जानकारी दी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी जाना कि महिलाओं के समानता के लिए बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे कानून हैं। ज़रूरत है अपने सोच को बदलने की। समय में बदलाव हो रहा है, लोगों में विचारों में बदलाव हो रहा है। हमें अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना पड़ेगा, तभी हम हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।